नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अधिगम टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे और अधिगम के अंतर्गत पिछले वीडियो में आईपी पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ द लर्निंग, उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेट रेस्पॉन्स कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो बीएफ स्किनर, बुरहम, फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो अध्ययन करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेट रेस्पॉन्स कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो किसको माना गया है? स्किनर को माना गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्धांत के अन्य नाम। इस सिद्धांत के अन्य नाम, इस सिद्धांत को अन्य किस किस नाम से पुकारा जाता है? अन्य नाम के अंतर्गत इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसके अलावा कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। इसके अलावा नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ लर्निंग, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। इसके अलावा इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। रेस्पॉन्स स्टिमुलस, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी ऑफ लर्निंग, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसके अलावा इसको एक ही शब्द में अनुक्रिया और उद्दीपक यानी आर और एस, यानी एक शब्द में इसको आर एस थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर एस थ्योरी के नाम से भी पुकारा जाता है। क्योंकि बीएफ स्किनर ने क्या किया था? बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत करके जो थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी थी, उस थ्योरी को आरएस में बदल दिया। किस में बदल दिया? आरएस में बदल दिया। कैसे बदला? कि थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, और उस सिद्धांत को बीएफ स्किनर ने क्या किया? विपरीत कर दिया। बीएफ स्किनर का मानना था कि प्राणी को पहले उद्दीपक देने की आवश्यकता नहीं है, पहले अनुक्रिया करवाई जाए। क्या करवाई जाए? पहले अनुक्रिया करवाई जाए। तो अपने सिद्धांत का क्या नाम रख दिया? अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी ऑफ लर्निंग, अर्थात थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी को किसमें बदल दिया? आरएस थ्योरी में बदल दिया। ठीक है, तो इस सिद्धांत को अन्य सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत है, इसके अलावा अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत है, और आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस सिद्धांत की मान्यता के बारे में। इस सिद्धांत की मान्यता, इस सिद्धांत की मान्यताएं। ठीक है, मान्यताओं में हम सबसे पहले मान्यता पढ़ेंगे 1930 ईस्वी में। सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में, तब 1930 ईस्वी में स्किनर ने
1930 ईस्वी में स्किनर ने अपने सिद्धांत पर शोध शुरू कर दिए थे ऐसे सिद्धांत की पहले मान्यता है कि 1930 ईस्वी में, कब 1930 ईस्वी में बीएफ स्किनर ने अपना जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था, इस सिद्धांत पर शोध वगैरह अर्थात इस सिद्धांत पर अपने प्रयोग करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, सबसे पहले 1930 ईस्वी में बीएफ स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर शोध शुरू कर दिए थे, अर्थात प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इसके बाद में 1938 ईस्वी में, कब 1938 ईस्वी में स्किनर ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया। 1938 ईस्वी में स्किनर ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया। स्किनर ने ऐसा कह सकते अपनी पुस्तक बिहेवियर ऑफ एनिमल्स पुस्तक का प्रकाशन करवाया। 1938 ईस्वी में बीएफ स्किनर ने एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया जिसका नाम था बिहेवियर ऑफ एनिमल। इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया, क्या करवाया? प्रकाशन करवाया। और प्रकाशन करवाने के साथ ही बिहेवियर ऑफ एनिमल जो पुस्तक थी, इस पुस्तक के अंतर्गत क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया? प्रतिपादन किया। ठीक है, सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में स्किनर ने अपना क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था, इस सिद्धांत पर शोध करना अर्थात प्रयोग करने शुरू कर दिए थे। कब? 1930 ईस्वी में। और उसके बाद में 1938 ईस्वी में स्किनर ने अपने एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया और उस पुस्तक का क्या नाम था? उस पुस्तक का नाम था बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया और प्रकाशन करवाने के साथ ही इस पुस्तक के अंतर्गत अपना जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत है, अर्थात क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि बीएफ स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, ये दुनिया के सामने कब प्रस्तुत हुआ? ये दुनिया के सामने 1938 ईस्वी में आया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? 1938 ईस्वी में। ठीक है, 1938 ईस्वी तक इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत है या फिर कार्यात्मक अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से ही पुकारा जाता था। लेकिन इसके बाद में 1952 ईस्वी में, कब? 1952 ईस्वी में स्किनर ने एक और पुस्तक का प्रकाशन करवाया। ह्यूमन साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में बीएफ स्किनर ने, विल्हेम फ्रेडरिक स्किनर ने अपनी एक और पुस्तक का प्रकाशन करवाया और उस पुस्तक का नाम था साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या नाम था? साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इस एक और पुस्तक का प्रकाशन करवाया और प्रकाशन करवाने के बाद वर्णनात्मक व्यवहारवाद के आधार पर, इस पर वर्णनात्मक व्यवहारवाद डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर
डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर वर्णनात्मक व्यवहारवाद के आधार पर, वर्णनात्मक व्यवहारवाद के आधार पर अपने सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नाम दिया, अनुबंधन का नाम दिया। कि B.F. स्किनर ने 1952 ईस्वी में अपनी एक और पुस्तक का प्रकाशन करवाया और उस पुस्तक का नाम था साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या नाम था? साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया और प्रकाशन करवाने के बाद में वर्णनात्मक व्यवहारवाद है कि व्यवहारवाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक है वो स्किनर को भी माना गया। और व्यवहारवादियों का मानना था कि प्राणी को उद्दीपक दिखाकर, क्या दिखाकर? उद्दीपक दिखाकर आसानी के साथ में अनुक्रिया करवाई जा सकती है। इसी नियम के आधार पर B.F. स्किनर ने भी एक व्यक्ति के व्यवहारवाद का पूरा वर्णन किया और वर्णन करने के बाद में इस वर्णनात्मक व्यवहारवाद के आधार पर अपने सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत नाम दिया। वर्णनात्मक व्यवहारवाद की बात करें तो वर्णनात्मक व्यवहारवाद के अंतर्गत क्या होता है? इस वर्णनात्मक व्यवहारवाद के अंतर्गत एक प्राणी अपनी जो क्रिया करता है वो ऐच्छिक अनुक्रिया करता है। क्या करता है? ऐच्छिक अनुक्रिया करता है। यानी प्राणी कोई भी अनुक्रिया करता है वह अनुक्रिया अपनी इच्छा के अनुसार करता है, किसी उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया नहीं करता है। किसमें? वर्णनात्मक व्यवहारवाद में। वर्णनात्मक व्यवहारवाद के अंतर्गत प्राणी जितनी भी अनुक्रिया करता है वो सारी की सारी अनुक्रिया अपनी स्वयं की इच्छा से करता है, अर्थात किसी उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया नहीं करता है। यही आधार वर्णनात्मक व्यवहारवाद का आधार B.F. स्किनर ने अपने सिद्धांत में माना और क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में इस बात को प्रस्तुत किया कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सक्रिय अनुबंधन या जो नैमित्तिक अनुबंधन है ये ऐच्छिक व्यवहार अधिगम की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। ये सक्रिय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या फिर जो नैमित्तिक अनुबंधन है यह है ऐच्छिक व्यवहार, ऐच्छिक व्यवहार अधिगम प्रक्रिया, ऐच्छिक व्यवहार अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, को स्पष्ट करता है। अर्थात कह सकते हैं कि स्किनर का भी यही मानना था कि प्राणी को पहले उद्दीपक देने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि उचित अनुक्रिया पर पहले क्या करवाई जाए? अनुक्रिया करवाई जाए। और उद्दीपक देने की आवश्यकता नहीं है, यदि अनुक्रिया पर उचित पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी उस विषय वस्तु का ज्ञान है वो आसानी के साथ में ग्रहण कर लेता है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जिसका प्रतिपादक B.F. स्किनर को माना गया। ऐसे सिद्धांत के संबंध में हमें 3 मान्यताएं प्राप्त होती हैं। पहली मान्यता है 1930 ईस्वी की है। 1930 ईस्वी में सबसे पहले कब? 1930 ईस्वी में B.F. स्किनर ने क्या किया? B.F. स्किनर ने अपना जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था इस सिद्धांत पर प्रयोग शुरू कर दिए। क्या कर दिए? इस सिद्धांत पर प्रयोग शुरू कर दिए। इसके बाद में 1938 ईस्वी में, तब 1938 ईस्वी में B.F. स्किनर ने अपने एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया और उस पुस्तक का नाम था बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया और प्रकाशन करवाने के बाद इसी पुस्तक के अंतर्गत 1938 ईस्वी में अपना क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या फिर नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत या फिर कार्यात्मक अनुबंधन के सिद्धांत का क्या क्या प्रतिपादन किया। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि B.F. स्किनर का यह सिद्धांत 1938 ईस्वी में दुनिया के सामने आया। 1952 ईस्वी में B.F. स्किनर ने एक और पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम था साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का विज्ञान। साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया और प्रकाशन करवाने के बाद में वर्णनात्मक व्यवहारवाद, डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर,
वर्णनात्मक व्यवहारवाद के अंतर्गत क्या होता है कि वर्णनात्मक व्यवहारवाद के अंतर्गत एक व्यक्ति के सभी अनुक्रियाएं ऐच्छिक अनुक्रियाएं होती है कि व्यक्ति सभी प्रकार की अनुक्रियाएं अपनी इच्छा के अनुसार करता है, अपनी जो अनुक्रिया है वो किसी उद्दीपक को देकर नहीं करता है। ये बात कौन स्वीकार करता है? ये वर्णनात्मक व्यवहारवाद स्वीकार करता है। इसी को आधार माना और आधार मानकर अपने सिद्धांत का क्या नाम दिया स्किनर ने? सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत नाम दिया। अर्थात इस सिद्धांत के अंतर्गत भी स्किनर स्वीकार करता है कि प्राणी को पहले उद्दीपक देने की आवश्यकता नहीं है, पहले अपनी इच्छा के अनुसार अनुक्रिया करवाई जाए और उचित अनुक्रिया पर उचित पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी शीघ्रता के साथ में अध्ययन कर लेता है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, स्किनर ने जो अपने प्रयोग है वो कबूतर और चूहे पर प्रयोग किए। किस पर प्रयोग किए? कबूतर पर प्रयोग किया और कबूतर के साथ में चूहे पर प्रयोग किया। पहला जो प्रयोग है वो एक कबूतर पर किया। पहला प्रयोग किस पर किया? एक कबूतर पर, एक भूखे कबूतर पर ये प्रयोग किया और इस कबूतर को एक बॉक्स में बंद कर दिया। क्या कर दिया? कबूतर को एक बॉक्स में बंद कर दिया। कबूतर को क्या किया? एक बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, ये बॉक्स कबूतर को इस प्रकार से एक बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, ये कबूतर और बॉक्स में बंद कर दिया। इस बॉक्स को क्या नाम दिया? इस बॉक्स को पिजन बॉक्स नाम दिया। पिजन बॉक्स नाम दिया और ये एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स था। कैसा था? ये एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स था। बॉक्स को पिजन बॉक्स नाम दिया और ये एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स था और इस बॉक्स में 6 रंगों वाले प्रकाश की व्यवस्था की गई। 6 रंगों वाले प्रकाश की व्यवस्था की गई। ठीक है, कैसे? कैसे कि इस बॉक्स के अंदर यहां पर 6 कटोरी लगाई गई। 6 कटोरी लगाई गई। हर कटोरी के पास में एक एक बटन लगा दिया। हर कटोरी के पास में क्या किया? इस आधार पर बटन लगा दिया। ठीक है, बटन लगाने के बाद में अलग अलग रंग की लाइट की व्यवस्था की। जैसे इस कटोरी में हरा है, पीला है, नीला है, ऐसे 6 प्रकार के रंगों की व्यवस्था की गई। व्यवस्था करने के बाद में ये कबूतर सबसे पहले दाहिनी ओर घूमता है। बॉक्स में क्या करता है? दाहिनी ओर घूमना, घूमने के बाद में चोंच मारना, घूमना, चोंच मारना, बटन दबना और भोजन प्राप्त करना। भोजन प्राप्त करना। ठीक है, पहला जो प्रयोग है वो किस पर किया? इस कबूतर पर किया। पहला प्रयोग किस पर किया? कबूतर पर प्रयोग किया। एक भूखे कबूतर को बॉक्स में बंद कर दिया। भूखे कबूतर को बॉक्स में बंद कर दिया। बंद करने के बाद में इसको पिजन बॉक्स नाम दिया। पिजन बॉक्स नाम दिया। ये एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स था। कैसा बॉक्स था? ये है एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स था। और टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, देखते हैं एक बार। अब ठीक है, पिजन बॉक्स था। पिजन बॉक्स नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स था। इस बॉक्स में 6 प्रकार के 6 रंगों वाले प्रकाश की व्यवस्था की कि इस हर जो कटोरी लगाई, इस कटोरी में अलग अलग प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था की, लाइट की व्यवस्था की और इसी बॉक्स में हर जगह बटन लगा दिया।
क्या लगा दिया, बटन लगा दिया। बटन लगाने के बाद मैं इस बॉक्स के पास में बाहर एक पात्र लगा दिया। ये अनाज का पात्र था। क्या था, अनाज का पात्र था। इस पात्र में अनाज के कण यानी दाने भरे हुए थे, अनाज के दाने भरे हुए थे। कबूतर सबसे पहले दाहिनी ओर घूमता है। क्या करता है, दाहिनी ओर घूमता है और दाहिनी ओर घूमकर इस बटन पर चोंच मारता है। क्या करता है, बटन पर चोंच मारता है। कि कबूतरों के बारे में अक्सर हमने देखा है, सुना है कि कबूतर जैसे बड़ी बड़ी कोई इमारतें होती, दीवारें होती, उन पर बैठे रहते हैं, लेकिन उन दीवारों को चोंच मार मार कर खोखली कर देते हैं। जब भूखा कबूतर था, भूख लगी, भूख लगने के बाद में इस बॉक्स में ये घूमता है और घूमकर इस बटन पर चोंच मारता है। चोंच मारते ही अपने आप जिस प्रकार की व्यवस्था की है उस प्रकार की लाइट इसमें जल जाती है और जलने के बाद में कटोरी के अंदर जो अनाज के कण है, बटन पर चोंच मारते हैं, अनाज के कण है वो इस कटोरी में आ जाते हैं। अनाज के जितने भी कण है वो क्या होते हैं, इस कटोरी के अंदर, यानी जिस बटन पर चोंच मारता है उसके अनाज के कण आ जाते हैं और वो अनाज के कण अलग अलग प्रकाश की व्यवस्था के कारण अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। लेकिन अलग अलग प्रकार के दिखाई देने के बाद में भी कोई फायदा नहीं हुआ भाई, कोई इस प्रकार का दूसरा असर नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा असर नहीं हुआ क्योंकि कबूतर को जो ही भूख लगती है, भूख लगने के बाद में दाहिनी ओर घूमता है, चोंच मारता है, बटन दबाता है, चोंच मारकर बटन दबाता है और बटन दबते ही भोजन की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार के दाने दिखाई देने के बाद में भी उससे कबूतर ने इस प्रकार की कोई अलग से व्यवस्था नहीं की कि कबूतर को जब भी भूख लगती है, भूख लगने के तुरंत बाद में क्या करता है, वो अनुक्रिया करने शुरू कर देता है। तो इस कबूतर पर प्रयोग करके, कबूतर पर प्रयोग करके इसके लिए मैंने निष्कर्ष निकाला कि प्राणी प्राणी उद्दीपक को देखकर नहीं, प्राणी उद्दीपक को देखकर नहीं बल्कि स्वयं की इच्छा से अनुक्रिया करता है, स्वयं की इच्छा से अनुक्रिया करता है, स्वयं की इच्छा से अनुक्रिया करता है। ठीक है, कबूतर पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि कबूतर को पता ही नहीं था कि उद्दीपक किस प्रकार से मिलने वाला है। उद्दीपक के इस कबूतर ने तो क्या क्या सिद्धि अनुक्रिया की और सिद्धि अनुक्रिया किस आधार पर कि स्वयं की इच्छा से वो दाहिनी ओर घूमता है, चोंच मारता है, बटन दबता है, बटन दबने के बाद में उसको अनाज के कण अर्थात भोजन की प्राप्ति हो जाती है। तो कबूतर पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि प्राणी उद्दीपक को देखकर नहीं बल्कि जो स्वयं की इच्छा होती है तब क्या करता है, वो अनुक्रिया करता है। सही अनुक्रिया पर, सही अनुक्रिया पर भाई बटन दबा, बटन दबने के बाद में तुरंत भोजन की प्राप्ति हुई। इसका मतलब कबूतर के द्वारा की गई अनुक्रिया गलत तो नहीं हुई, अनुक्रिया कैसी थी, एकदम सही अनुक्रिया थी। सही अनुक्रिया पर प्राणी को संतुष्टि प्राप्त होती है, भोजन मिला, आत्मा में शांति सी आ गई, संतुष्टि प्राप्त होती है। क्या होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है। जिस संतुष्टि क्या करती है, संतुष्टि प्राणी को पुनर्बलन प्रदान करती है, संतुष्टि पुनर्बलन प्रदान करती है और जिस अनुक्रिया से पुनर्बलन प्रदान होता है उस अनुक्रिया को प्राणी बार बार करता है और बार बार करने के कारण अनुक्रिया एवं पुनर्बलन, अनुक्रिया एवं पुनर्बलन के बीच में अनुबंधन स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुबंधन स्थापित हो जाता है और इसी अनुबंधन को स्किनर ने क्या नाम दिया, सीखना नाम दिया। क्या नाम दिया, सीखना नाम दिया और अपने सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या फिर सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत नाम दिया। एक बार फिर से बात करते हैं कि कबूतर पर प्रयोग किया और कबूतर पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि प्राणी किसी उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया नहीं करता है। प्राणी के सामने कबूतर को उद्दीपक के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था,
तो प्राणी किसी उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया नहीं करता है, बल्कि स्वयं की इच्छा से अनुक्रिया करता है, और स्वयं की इच्छा से अनुक्रिया करता है। उस समय कोई पुनर्बलन की प्राप्ति होती है तो प्राणी सही अनुक्रिया करता है। सही अनुक्रिया से प्राणी को संतुष्टि प्राप्ति होती है और वह संतुष्टि पुनर्बलन प्रदान करती है। जिस अनुक्रिया से पुनर्बलन प्रदान होता है प्राप्त होता है, प्राणी उस अनुक्रिया को बार बार करता है, और बार बार करने के कारण अनुक्रिया और पुनर्बलन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, अनुबंधन स्थापित हो जाता है। उसे ही स्किनर ने क्या नाम दिया, सीखना नाम दिया। ठीक है, उसे ही स्किनर ने सीखना नाम दिया, और अपने सिद्धांत को क्या नाम दिया, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। की स्वयं की इच्छा से कार्य करके अनुबंधन स्थापित हुआ तो वो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले इसका। ठीक है, दूसरा जो प्रयोग है वो स्किनर ने चूहे पर किया। किस पर किया, एक चूहे पर प्रयोग किया, और चूहे को एक बॉक्स में बंद किया जिसका नाम स्किनर बॉक्स रखा। क्या नाम रखा, स्किनर बॉक्स। चूहा स्किनर बॉक्स में बंद, स्किनर बॉक्स में बंद। बॉक्स में बंद करने के बाद में चूहा भी भूखा था। अनुक्रिया के रूप में पिंजरे में उछल कूद करना, 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 लीवर दबना, लीवर दबना और भोजन प्राप्त करना, लीवर दबना और भोजन प्राप्त करना। ठीक है, एक चूहा भी भूखा था। इस चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया, जिस बॉक्स का क्या नाम दिया, स्किनर बॉक्स में बंद। जब भूखे चूहे को भूख लगी, भूख लगने के कारण उसने पिंजरे में अनुक्रिया के रूप में, किसके रूप में, अनुक्रिया के रूप में, अनुक्रिया के रूप में उछल कूद की, और उछल कूद करने के कारण फिर क्या, लीवर का दबना, लीवर दबा, और लीवर दबते ही भोजन की प्राप्ति हो गई। क्या हो गई, भोजन की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो चूहे पर प्रयोग किया, चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया, और भूखा चूहा था, भूखा चूहे को जब स्किनर बॉक्स में बंद किया और भूख लगने के कारण चूहे ने बॉक्स के अंदर अंदर क्या कर दी, उछल कूद कर दी, उछल कूद शुरू की। उछल कूद के रूप में जो अनुक्रिया की, अनुक्रिया करने के बाद में अचानक से क्या होता है कि अचानक से उस चूहे का पैर है इसने बॉक्स के अंदर एक लीवर लगा दिया। क्या लगा दिया, ये है एक लीवर लगा दिया, एक लीवर लगा दिया। लीवर लगाने के बाद में बाहर एक तस्तरी लगा दी। क्या लगा दी, बाहर एक तस्तरी लगा दी। इस तस्तरी में अनाज के कण रख दिए। क्या रख दिए, इस तस्तरी में अनाज के कण रख दिए, और इस तस्तरी का संबंध किससे स्थापित कर दिया, इस लीवर से स्थापित कर दिया। ठीक है, जो ये लीवर दबता है, लीवर दबने के तुरंत बाद में क्या होता है कि ये तस्तरी अंदर आ जाती है, पिंजरे के अंदर आ जाती है, और अंदर आने के बाद में ये तस्तरी अंदर आती है, और इस तस्तरी से अनाज से अर्थात दीपक प्राप्त कर लेता है। चूहा क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। कि चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया, बॉक्स के अंदर एक लीवर दबा दिया, एक लीवर का संबंध बाहर एक तस्तरी से लगा दिया। उस तस्तरी में क्या थे, उस तस्तरी में ये अनाज के कण थे। क्या थे, ये अनाज के कण या दाने थे, अनाज के कण या अनाज के दाने थे। इस तस्तरी का संबंध इस लीवर से कर दिया कि लीवर दबाया, उछल कूद की, और उछल कूद करने का अचानक से क्या हुआ, लीवर दबा। लीवर दबते ही तस्तरी यहाँ से कहां पर आ गई, इस बॉक्स के अंदर आ गई, और अंदर आने के तुरंत बाद में चूहे को किसकी प्राप्ति होगी, भोजन की प्राप्ति होगी। और बार बार लगातार उद्दीपक मिलने के कारण अंत में क्या हुआ, सकारात्मक पुनर्बलन मिला, और इस अनुक्रिया को सकारात्मक पुनर्बलन के कारण बार बार दोहराया गया, और अंत में चूहे को बार बार उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अंत में लीवर को दबाता है, और लीवर को दबाकर तुरंत भोजन की प्राप्ति कर लेता है।
तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि प्राणी को पहले उद्दीपक देने की आवश्यकता नहीं है, उद्दीपक देने की आवश्यकता नहीं है। उचित अनुक्रिया पर उचित पुनर्बलन दिया जाए, उचित अनुक्रिया पर उचित पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी शीघ्रता से सीखता है, तो प्राणी शीघ्रता से सीखता है। प्राणी क्या करता है? शीघ्रता से सीखता है। कि चूहे ने तो पिंजरे में केवल उछल कूद की थी, उछल कूद करने के बाद में चूहे को भी इस बात का पता नहीं था कि भोजन मिलने वाला है, लेकिन अनुक्रिया की और अनुक्रिया करने के तुरंत बाद में क्या हुआ? सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त हुआ, जिसके कारण चूहे ने बार बार अनुक्रिया करके तुरंत सीख लिया। दूसरा निष्कर्ष निकाला कि चूहे ने अंतर्नोद यानी भूख, अंतर्नोद के कारण पिंजरे में उछल कूद की जिससे सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त हुआ। ठीक है, भूखा चूहा था और भूख के कारण पिंजरे में क्या की? उछल कूद की, और उछल कूद करने से लीवर दबा, और लीवर दबने से जो भोजन की प्राप्ति हुई वो चूहे के लिए क्या था? सकारात्मक पुनर्बलन था। कैसा पुनर्बलन था? सकारात्मक पुनर्बलन था, अर्थात सकारात्मक उद्दीपक प्राप्त हुआ। चूहे को भोजन के रूप में, चूहे को भोजन के रूप में जो उद्दीपक प्राप्त हुआ उससे आगामी प्रेरणा ली और बार बार लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। बार बार लीवर दबाकर क्या किया? भोजन प्राप्त करना सीख लिया। कि स्किनर ने अपने सिद्धांत में चूहे पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि प्राणी को पहले उद्दीपक देने की आवश्यकता नहीं है, पहले उससे अनुक्रिया करवाई जाए, कि उचित अनुक्रिया पर उचित पुनर्बलन दिया जाए। क्या दिया जाए? ये उचित अनुक्रिया, और इस उचित अनुक्रिया पर उचित पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी शीघ्रता के साथ में सीखता है। इस पिंजरे के अंदर यानी इस नेरबॉक्स के अंदर चूहे ने जो उछल कूद की अनुक्रिया की वो क्यों की? क्योंकि चूहा भूखा था। चूहे ने अंतर्नोद यानी भूख के कारण पिंजरे में उछल कूद की, और उछल कूद करने से लीवर दबता है, लीवर दबने के बाद में तस्तरी अंदर आती है, भोजन की प्राप्ति होती है, अर्थात भोजन ने चूहे के लिए कैसा काम किया? सकारात्मक पुनर्बलन का काम किया। कि चूहा इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो गया कि जब भी अनुक्रिया करेंगे, अनुक्रिया करने के बाद में मेरे को किसकी प्राप्ति होगी? भोजन की प्राप्ति होगी। तो भोजन के रूप में जो उद्दीपक प्राप्त हुआ उससे प्रेरणा क्या ली कि जब मैं वापस अनुक्रिया करूंगा तुरंत मेरे को भोजन की प्राप्ति होगी, तो आगामी प्रेरणा ली। और अब बार बार इधर उधर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है, बार बार अनुक्रिया करने के कारण अब वो सीधा चूहा क्या करता है? लीवर दबाता है, और लीवर दबाकर भोजन को प्राप्त कर लेता है, अर्थात बार बार अनुक्रिया करके लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। ठीक है, यहाँ पर भी चूहे ने जो अनुक्रिया की है वह अनुक्रिया किस माध्यम से की है? स्वयं की इच्छा से की है। उद्दीपक पहले नहीं दिखाया गया, पहले अनुक्रिया करवाई और उचित अनुक्रिया पर क्या दिया गया? भोजन दिया गया। ठीक है, आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें।
ठीक है। अब हम बात करते हैं सिद्धांत के शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व कि शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का क्या महत्व है। शैक्षिक महत्व है, शैक्षिक महत्व है। इस सिद्धांत का पहला शैक्षिक महत्व है कि बालक को सही अनुक्रिया पर उचित पुनर्बलन, सही अनुक्रिया पर उचित पुनर्बलन दिया जाए तो वह शीघ्रता से सीखता है। तो वह क्या करता है, शीघ्रता से सीखता है। कि चूहे और कबूतर पर प्रयोग करके स्किनर ने निष्कर्ष निकाला और शैक्षिक महत्व प्रदान किया कि बालक को सही अनुक्रिया पर, किस पर, सही अनुक्रिया पर उचित पुनर्बलन दिया जाए तो बालक शीघ्रता से साथ में सीख लेता है। कि जैसे कोई अध्यापक कक्षा कक्ष में प्रस्तुत होता है और कक्षा कक्ष में प्रस्तुत होने के बाद में बच्चे उसका वेलकम करते हैं, वो वापस बैठ जाते हैं, फिर जाते बिना गृह कार्य चेक किए, बिना किसी प्रश्न का उत्तर दिए बालक को सीधा किसी भी प्रकार का शाबाश बहुत अच्छे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। यदि उचित अनुक्रिया करता है, होमवर्क दिखाने के लिए टीचर के पास में आता है, अच्छा लगता है, तो उचित अनुक्रिया पर उचित पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी शीघ्रता के साथ में सीखता है, बालक शीघ्रता के साथ में सीखता है। और ये पुनर्बलन, बालक को दिया गया जो पुनर्बलन है, ये पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, ये दिया गया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। कि उचित अनुक्रिया पर बालक को उचित पुनर्बलन दिया जाता है और ये पुनर्बलन कैसा कार्य करता है, ये पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। कैसे करता है कि जब बालक होमवर्क घर से करके लेके आता है, क्या करके लाता है, गृह कार्य करके लाता है, या फिर किसी प्रश्न का उत्तर बताता है, क्या करता है, किसी प्रश्न का उत्तर बताता है। ठीक है, प्रश्न का जब उत्तर बताता है तब टीचर क्या करता है, उसको शाबाश बहुत अच्छे, ऐसे ही करते रहो, तरक्की करोगे, आशीर्वाद देता है, या फिर उसके सर पर हाथ फेरता है, उसकी पीठ वगैरह थपथपाता है। तो ये पुनर्बलन हो गया। गृह कार्य अच्छा करके लाता है तो उसको गुड या फिर अच्छा या फिर वेरी गुड उसकी कॉपी में लिख देता है टीचर, क्या करता है, लिख देता है। और ये जो स्थिति है, ये स्थिति बालक के लिए पुनर्बलन अर्थात अभिप्रेरणा का कार्य करती है। बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यदि मैं अगली बार भी एकदम अच्छा कार्य करके लेकर आऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, उसमें भी उस लेसन के गृह कार्य पर भी मेरे को गुड या वेरी गुड मिलेगा। तो उचित अनुक्रिया पर उचित पुनर्बलन दिया जाए, वह पुनर्बलन बालक के लिए अभिप्रेरणा का कार्य करता है और बालक कार्य को शीघ्र करता है और शीघ्रता से सीख जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत का तीसरा जो शैक्षिक महत्व है, यह है सिद्धांत बालकों को अपनी अपनी गति से सीखने का अवसर देता है। यह सिद्धांत बालकों को अपनी अपनी गति से सीखने का अवसर देता है। कैसे सीखने का अवसर देता है कि एक क्लास में प्रतिभाशाली बालक भी है, किसे, प्रतिभाशाली है, सामान्य बुद्धि भी है और इसके अलावा मंद बुद्धि या फिर पिछड़े बालक भी है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनको विषय वस्तु के बारे में एक बार बताया जाता है, एक ही बार बताने में वो विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। सामान्य बुद्धि बालक को उनको 2 बार बताया जाता है, फिर वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जो पिछड़े बालक हैं, उन पिछड़े बालकों को 5 बार बताने पर वो क्या करते हैं, 5 बार उस विषय वस्तु का अध्ययन करने के बाद में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है, यह सिद्धांत बालकों को अपनी अपनी गति से, जितनी देर में बालक सीखना चाहता है, अपनी अपनी गति से सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए इस सिद्धांत का कोई दोष नहीं माना जाता है।
यह सिद्धांत है बालकों में अपेक्षित, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे प्रतिभाशाली बालकों से हम अपेक्षा रखते हैं कि ये 80% अबोव लेके आएंगे एग्जाम में, इन बालकों से हम अपेक्षा रखते हैं कि 60%, और मंदबुद्धि या पिछड़े बालकों से हम अपेक्षा रखते हैं कि 50% अंक लेके आएंगे। और यदि ऐसा कर देते तब हमें पता लगता है कि प्रतिभाशाली बालकों से हमने 80% से अबोव की अपेक्षा करी थी, सामान्य बुद्धि बालकों से 60% की अपेक्षा करी थी, और मंद या पिछड़े बालक है, मंद बुद्धि या पिछड़े बालक है, उनसे हमने 50% अंक लाने की अपेक्षा करी थी। इतना अंक ये लेकर आए, इसका मतलब इतने अंकों के साथ में पास हो गए। इन बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन का नाम सीखना है अर्थात अभिगम है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। और इस सिद्धांत का जो 5वां शैक्षिक महत्व है वह यह है कि जिस प्रकार उद्दीपक अर्थात चूहे के लिए जो भोजन प्राप्त हुआ था, चूहे को उद्दीपक के रूप में जो भोजन प्राप्त हुआ था, उस भोजन ने सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य किया था। किसका कार्य किया था? सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य किया था। ठीक उसी प्रकार प्रशंसा के दो शब्द, किसके? प्रशंसा के दो शब्द, प्रशंसा के दो शब्द बालक के लिए सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करता है। कि जब बालक किसी प्रश्न का आंसर देता है, कॉपी अच्छी तरीके से मेंटेन करता है, अच्छा गृह कार्य करके लाता है, तब टीचर उसको शाबाश बहुत अच्छे, इस प्रकार की गतिविधि से प्रोत्साहित करता है, अभिप्रेरित करता है। तो वो प्रशंसा के दो शब्द बालक के लिए सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करता है। बालक अभिप्रेरित करता है और अधिक अच्छी तरीके से कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट दे दें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मैंने एकदम से बहुत अच्छा मैटर तैयार किया और एकदम अच्छा मैटर तैयार करवा के आपकी भी एकदम अच्छी तैयारी करवाने की मैंने पूरी कोशिश की। यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती वगैरह रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो आपको अच्छा लगते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, अर्थात घंटे पर ऑल कर ले करें कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।